सर्विस खोजने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? वही फिर मैं घूम कर जा रहा हूँ, उस सभ्यता से आ रही है। आज उसी सभ्यता को हम लोग आधुनिक सभ्यता के साथ जोड़ते हुए अपने आप को आधुनिक युग में सारी चीजों से जो कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज की कमी है, उन सारी चीजों को साथ लेकर हम अपनी सभ्यता को अक्षुण्ण रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम गांधी जी को यहाँ पर हम कभी भी नहीं भूल सकते। सारी चीजें उन्हीं की घूम कर आती है, उनकी ही बात आती है। जरा स्वदेशी का बात हो, चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें या हम नेचुरल यानी जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो जिसका अधिक यूज होने के बावजूद पूरे संसार में कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, पूरे संसार में कहा जा रहा है प्रकृति जो है असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम लालची हो गए। गांधी जी कहा करते थे, डोंट बिकम द ग्रीडी, नेचर विल प्रोवाइड एवरी योर रिक्वायरमेंट बट यू डोंट बिकम द ग्रीडी। आप ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो, आपको सब सुविधा नेचर देगी। हम थोड़ा लालची बने, जिसके चलते आज पूरा पर्यावरण असंतुलन हो गया। लेकिन आज हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि वो संतुलन में रहे। आज मैं सचमुच में बोलने की इच्छा तो बहुत मेरी हो रही है, लेकिन मेरे माननीय मेरे श्रद्धेय मेरे आदरणीय सिंह साहब जी हम लोगों के बीच में है। अगर वो बोलते हैं तो हमको लगता है हमेशा इनके अंदर गांधी जी कहां से आ गए और कैसे उन्हीं की भाषा इनके मुखार से बाहर निकलती है। तो आप लोग उनको सुनना चाहेंगे। मैं उतना दक्ष भी नहीं हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ आधुनिक सभ्यता के बारे में और गांधी जी की प्रासंगिकता समझ पाता हूँ, वो मैं आपके सामने रखा। लेकिन मैं पुनः आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सुना, और खास करके मैं यहाँ के पूरे जितने भी प्रचार से लेकर जितने भी शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं इस कॉलेज, उनसे मैं अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि यह एक बिगिनिंग है। कहा जाता है कि वेल बिगन हाफ है। ये दिस इज काइंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द व्याख्यान माला। इस तरह का व्याख्यान माला जो है, इस तरह का लेक्चर चेन ऑफ लेक्चर्स होने चाहिए। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि लोग बाहर के ही आए। मैं अनुरोध करूंगा कि जवाहर जी कभी ऑर्गेनाइज करते हैं एक प्रोग्राम, वो अपनी भाषण बताए, अपनी बात बताए बच्चों के बीच, या परमानंद बाबू अपने इकोनॉमिक्स के बारे में बताए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, या मैथिली का ही क्या प्रासंगिकता है आज, इसको ही बताया जाए। तो यह वीक में कम से कम एक दिन जरूर ये सेमिनार आयोजित हो। इसी तरह मैं ये नहीं प्रतिबंधित नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई आदेश नहीं है कोई पति के रूप में, लेकिन मेरा अनुरोध है कि शिक्षा जगत में इन चीजों की जरूरत है। तो सप्ताह में एक दिन 50 मिनट के लिए एक लेक्चर जरूर ऑर्गेनाइज करें। आपके पास जगह है, आपके पास बच्चे हैं और आपके पास जो भी शिक्षकों की एक कतार बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक लेक्चर अगर एक व्यक्ति एक सप्ताह में दे तो सालों भर में जो है वह कार्यक्रम चलता रहेगा। और इट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन, बट इट विल गिव यू encouragement to the students, and also students will be pleased to see कि हमारे यहाँ एक एकेडमिक एम्बियंस हो रहा है, शैक्षणिक वातावरण बन गया है और लड़कों को भी अपने शिक्षकों के प्रति आस्था है। हम बात करेंगे उसी सभ्यता की, उसी गुरुकुल कहानी की, उसी गुरुकुल की बात करें जब बातें हुआ करती थी कि आरुणि हो या और जो बड़े पहले शिष्य, तो ये गुरु और शिष्य का संबंध उतना ही मजबूत होगा। और जब संबंध मजबूत होता चलेगा तो मैं समझता हूँ कि आधुनिक सभ्यता हमारी संस्कृति में परिणत हो जाएगा। बहुत बहुत आपने देखा कि कितना प्रेरणादायी भाषण और उसमें भविष्य की कार्य योजना भी हम किस तरह से यही नहीं चाह जाए, बल्कि
इसे और आगे ले जाएं, इसका एक संदेश भी, और किस तरह से इन्होंने अपनी बातों के द्वारा आधुनिक सभ्यता के विभिन्न मार्गों को आपके सामने उजागर किया। हम आभारी हैं सर आपके, और हम बार-बार चाहें कि हम आपको भी यहाँ पर आमंत्रित करेंगे अगले कार्यक्रम में भी हम बैठे रहेंगे। हम आपको फिर सुनेंगे। हम आपके बहुत ही आभारी हैं, और विशेष रूप से हमारे सभी नवनियुक्त शिक्षक लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों की तरफ से हम आपका और भी अधिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया हम लोग वही तो जिसको सुनने के लिए वही नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में पोस्टिंग हो गई थी, हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही थी, हम लगातार यहाँ आ रहे थे, सड़कों पर भटक रहे थे, और बोलना नहीं चाहिए हमारा विश्वविद्यालय है, ना तो कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार था और ना ही कोई कर्मचारी कुछ बताने के लिए तैयार था। लेकिन संयोग से ईश्वर की कृपा हुई कि आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने, और आपने अपना कार्यकाल ग्रहण करने के मात्र 4 दिनों के अंदर हमें अपॉइंटमेंट लेटर हमारे हाथों में थमा दिया। ये आपके डेडिकेशन और छात्रों के प्रति परिणाम है। सब चीज वही है, व्यवस्था वही है, विश्वविद्यालय वही है, जो काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा था और हमें आशा भी नहीं थी आज हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट अगर हो भी जाता जनवरी-फरवरी के पहले तो बिल्कुल नहीं होता। तो आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम तो एक झटके से रिसर्च स्कॉलर से आज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। नए टीचर्स हमारे बैठे हुए हैं, उन लोगों की तरफ से आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और आपके जैसे शिक्षक कब हम किस छात्र को किस रूप में प्रेरित कर देते हैं सर, ये आपको भी पता नहीं होता है। जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं, जो कि मैंने आज तक आपको नहीं बताया था। एक बार मैं तो बहुत कम आपके कार्यालय में गया जब आप पीवीसी थे, लेकिन संजोग से एक बार रमजी सिंह सर को जाना था, मैं भी साथ में गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो आपने मुझे कहा, 2-3 साल पहले की बात है, कि तुम यूजीसी में अप्लाई करो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के लिए, और तुमको जो भी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा और तुमको फेलोशिप भी दिलवाऊंगा। और मैंने आपके आदेशानुसार मैंने उसमें अप्लाई किया, और उसे मेरी गलती की मैंने आपको बताया भी नहीं, और मैंने आपका सहयोग भी नहीं किया, लेकिन सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मुझे वो फेलोशिप प्राप्त हो चुका था। और आपको पता होगा उसी समय मैं वहाँ राधाकृष्ण पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी था वहाँ पर, और मैं 2 साल तक वहाँ पर राधाकृष्ण पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में रहा, जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस फेलोशिप है। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ, या आपकी पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे शिक्षक किस तरह से जाने अनजाने छात्रों को प्रेरित कर देते हैं और छात्रों को कुछ दे जाते हैं। बिना दिए भी कैसे कुछ कोई दे सकता है, ये आपकी खूबी है सर। और हमें अच्छा उसमें अमाउंट भी मिल रहा था, और जो आपने बताया कितना सैलरी हमें मिलेगी उससे तो लगभग बराबर ही मिल रहा था उसमें। तो ये आपका आशीर्वाद है। तो मैं अपने नए स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगा, ऐसे शिक्षकों के प्रति हमें आभारी रहना चाहिए, और हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। और अब हमारा सौभाग्य है हमारे बीच हम सबों के गार्जियन, गांधी विचार के प्रखर प्रवक्ता, गांधी के संदेश बोले बुझाएंगे, लेकिन सर आपके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, आपको हमारे बातों की जरूरत नहीं है, और हमारे बोलने से आपका सम्मान नहीं बढ़ने वाला है। आपका इतना सम्मान मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे जो नए भाई बंधु हैं, हमारी जो भाई बहन है, हमारे जो छात्र छात्रा है, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से एक 13 साल का व्यक्ति कितनी जिजीविषा रखता है और कितना प्रखर कितना कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। आपको पता होना चाहिए सर अभी 3 दिन से है, और आप बता जाए 3 दिनों में कितने कार्यक्रम में भाग लिए होंगे। आप लोग कहिएगा 3 कार्यक्रम, एक मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि सर ने 3 दिनों में 3 कार्यक्रम में भाग लिया होगा। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि इस 3 दिनों में सर अभी इनका 5वां कार्यक्रम है। जब 29 तारीख को आए, इन्होंने हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों को अपना आशीर्वाद दिया, उसी दिन इन्होंने हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह के बीच अपने विचार रखे।
और फिर कल इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, हम क्षमा भी चाहेंगे अपने शिक्षकों से, हम उनको ज़्यादा आकर्षित भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में हमारा कार्यक्रम था। इन्होंने गांधी और अम्बेडकर पर बहुत ही प्रेरणादायी व्याख्यान दिया और फिर रात में हम तो पहले भाग गए थे, लेकिन 11 बजे रात तक ये बैठे रहे। लड़कों का यहाँ पर एक रंग मंडल है, उसका नाटक कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन करना, लोगों को पुरस्कृत करना। 11 बजे रात तक सर जब 9 में बैठे रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। हम थक गए, हम चले आए, लेकिन ये बात करके वहाँ पर रुके गए। ये इनकी जिज्ञासा है, ये इनका संकल्प है और कुछ देने की लगन है। हम कैसे अपने बच्चों के बीच जो इनमें है उसको कैसे दूसरों को ट्रांसमिट कर सके, कैसे उनको दे सके। हम आपके आभारी हैं सर और हम आपसे आग्रह करेंगे अपना आशीर्वचन हम सबों को देकर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें लाभान्वित करें। प्रोफेसर डॉक्टर राम जी सिंह सर। कुलगुरु जी शांति निकेतन में कुलपति या उपकुलपति नहीं कहते, वहाँ कहते हैं कुलगुरु। और गुरु शब्द ही भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम शब्द है। और आज बगल में बैठे हुए प्राचार्य महोदय और बच्चों के लिए बड़ी शुभकामनाएं। सब मैं कहता हूँ हृदय से कि जब बोल रहे थे मैंने पूरा कहीं का भाषण सुना नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रस्तुत किया विषय को, लगता है कि वो केवल उद्घाटक ही नहीं थे, वस्तु के भाषण के सच्चे प्रतिपादन थे। विज्ञान विशारद की भांति उन्होंने कोई अतिरंजन नहीं किया और अलंकार का प्रयोग में अक्सर होता है कि हम बहुत विशेषणों का प्रयोग करते हैं। ये विषय का बहुत अच्छा हुआ कि इसका इससे सुंदर विषय प्रवेश और कुछ हम सोच नहीं सकते। असल गांधी के विषय में की सभ्यता का है, विश्व की सभ्यता के विषय में उन्होंने कहा कि सभ्यता और संस्कृति का क्या अंतर है। ठीक मैकाइवर ने ठीक आखिरी की परिभाषा मैकाइवर ने कहा civilization is what we appear to be and culture is what we are। तो हमारा वेशभूषा वाह्य जो हमारा है, वस्तु विन्यास, सब कुछ ये सब हमारी सभ्यता के अंग हैं। उसके 8 अंग हैं, छोटे इतिहास से लेकर भूगोल और उसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, साहित्य, कला, सब कुछ समाहित है। लेकिन संस्कृति जो है वह अंतर की चीज है। जैसे धर्म विचार, जैसे मूल्य विचार, जैसे हमारे आदर्श, ये सब संस्कृति के विषय। लेकिन हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को समान रूप से जोड़ देते हैं, ये तो अपना है। लेकिन आज भारत में सभ्यता का विकास तो हो रहा और दुनिया में प्रगति तो हो रही। हम कहाँ चले गए? चले गए अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन अपने पड़ोसी का पता नहीं है। ये है हमारी सांस्कृतिक दुर्दशा का एक चीज। तो इसीलिए जो बात आपके सामने आएगी उसमें पहले हम 2-3 मुद्दे ले सकेंगे, क्योंकि मैंने तिरुपति जी से कहा है कि आप चले जाएं, क्योंकि आपका समय तो हमारा समय है। आप रहेंगे तो दफ्तर सब संचालित रहेगा और हमारे विषय तो कोई ऐसा है नहीं कि हम कुछ नई चीज दे सकें। हमको याद है तो मैं 3 विषय केवल छोड़। एक तो उन्होंने जो छू दिया है बहुत अच्छी तरह से
कि आदि मानवीय सभ्यता संपूर्ण विश्व की सभ्यता का सबसे बड़ा प्रश्न अगर है तो वह है पर्यावरण का संरक्षण। वो एटम बॉम्ब से भी बहुत ज्यादा। आज आपने सुना होगा कि रात में भूकंप हुआ और बिहार तक भी आया और दूसरे, और भूकंप शास्त्र जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं उन्होंने कहा है कि अगले वर्षों में 13 देशों में ये होगा जिसमें भारत भी उससे प्रभावित होगा। क्या कारण है हम नहीं कह सकते, वैज्ञानिक ही कह सकते। एक तो यह चित्र आता है और दूसरी तरफ हमारे सामने कई प्रकार की बातें जो होती है वह आई है। इसीलिए आज हम अणुबम के खतरे से ज्यादा विशाल मात्रा पर्यावरण का। और जैसा मैंने कहा था आपके सामने इसको जुड़ा क्योंकि हमारे अनुभव सीमित हैं, उसको दोहराते हैं। क्योंकि जैसे भगवान राम का नाम अगर 108 बार 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 तो अच्छी बातें 10 लोग कहें तो बहुत अच्छा है। मैं जब एक छोटे से विश्वविद्यालय का निर्देशन कर रहा था के रूप में, तो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ वाइस चांसलर्स का था, वहाँ वेल्स में था, इंग्लैंड के वेल्स में, और ये चर्चा का विषय था उस समय कि इस पर्यावरण का संकट कैसे होगा। कोपेनहेगन में चर्चा हुई, कोई समाधान नहीं निकला। केवल इतना नहीं, जो अमीर देश थे उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि नहीं हम अपना स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। कहा कुलपति की समस्या हमारे जीवन से जुड़ी हुई और वह इस रूप में कि हम अपने स्टैंडर्ड को, हम अपने रहन सहन को, हम अपने तौर तरीके को, हम उसको संयम नहीं कर सकते। और इसीलिए जैसा उन्होंने कहा, दोहराता बार बार दोहराऊंगा, तो वो ये पर्यावरण के संकट पर बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। तो मैंने हाथ जरा सा उठाया कि फ्रॉम इंडिया, यस। तो हमने कहा, और ही गांधी जी का शब्द है, विश्व का संकट। और गांधी ये ने कभी विज्ञान में पढ़ा न कुछ पढ़ा, उनकी बात को ये बड़े बड़े वैज्ञानिक कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन मैंने गुस्सा और मैंने पूछा, और एक चित्र मेरे पास था, लेकर कॉमनवेल्थ वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में एक चित्र लेकर गया था, वो गांधी जी का था। आपने शायद देखा होगा वो कि हरियाली पर गांधी जी एक बच्चे आगे उनकी लाठी थामे हुए हैं और वो पीछे पीछे गांधी जी चल रहे हैं। और गांधी जी वही वाक्य कहते हैं जो बोध वाक्य के रूप में हमारे सामने कुलपति जी ने प्रस्तुत किया कि मैन हैज नेचर हैज एनफ टू मीट आवर नीड्स बट नॉट आवर नीड्स। हमारी भूख जो है, अगर इसी से हो जाता, इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि एक आध्यात्मिक संकट भी है और वास्तविक संकट। इतना समझे संसार में आज हम कहते कहाँ तक आ गए। हम क्वालिटी एजुकेशन पर आ गए, हम नॉलेज पर आ गए, विजडम पर नहीं आए। ये शिक्षा शास्त्र में भी एक समझिए कि आवश्यक है कि वो क्रांति कैसे हो जो मनुष्य को शिक्षित कर सके, सच्चे मानव कर सके। तो आज कोपेनहेगन में सभा हुई और बिल्कुल जो विकासशील देश हम लोग हैं, हम लोग की चेतना को छोड़ दिया, कहा कि नहीं कोई बात है, आप लोग अपना कीजिए
और कुछ मांगिएगा तो हम पैसा वैसा दे देंगे, लेकिन हम कम करने दे देंगे। फिर कायदों में जापान के क्वाइटो अंदर आइए आप लोग। बैठक हुई, छोटी बैठक कि कैसे पर्यावरण का संकट दूर किया जाए। उसके बाद फिर बैठक हुई, G8 की बैठक हुई, G20 की 2 बार बैठक हुई, और अंत में यही कहा कि ठीक है, आखिरी बैठक जो हुई तो बहुत उन्होंने थोड़ा महसूस किया, लेकिन पिछली बैठकों में महसूस इतना ही किया कि जो विकासशील देश हैं और उनको हम कुछ मुआवजा दे देंगे, लेकिन उसका फल क्या। और आज की वैज्ञानिक स्थिति के विषय में अगर एक वैज्ञानिक रूप से वो कहते हैं, उसको सुनते बहुत अजीब है, लेकिन आज तो ये है कि प्रकृति की दुर्दशा, आप जानते हैं, एक तरफ हिमालय से ग्लेशियर वो टूट करके बह रहा, और दूसरी तरफ आसमान में जो ओजोन की छतरियों में इधर कुछ मरम्मत हुई है, लेकिन ओजोन की छतरियों में छीन हो रहा, तब वहां से जो ग्रीष्म किरणें आएंगी उसको कैसे रोक सकेंगे, विज्ञान कैसे रोके। तो सवाल है ये क्यों हुआ, इसके विषय में और भी 3-4 बैठकें हुई और लोगों ने कहा कंपेंसेशन देंगे, लेकिन आखिरी जो बैठक G8 की हुई, निर्णायक बैठक, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हमको इस पर बुनियादी ढंग से सोचना चाहिए। और जो इन्होंने कहा कि हम हमारी आवश्यकता हम बढ़ाते जाते हैं, आवश्यकता बढ़ाते जाएंगे तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना होगा, उसकी पूर्ति के लिए हम प्रकृति का अनुचित दोहन करने लगेंगे। धर्मार्थ में मैं था वहां पर, तो हाँ कह रहे हैं कि 60 साल में, अगले 60 साल में सारे कोयला समाप्त हो जाएंगे और अमेरिका अपना सारा खनिज द्रव्य आज तक उसको छुआ नहीं है और हम उस पर दरिद्र हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे सामने, विकासशील देशों के सामने बहुत बड़ा संकट है कि ये हम अपनी आवश्यकता बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति का अनुचित दोहन, और प्रकृति का अनुचित दोहन का मतलब प्रकृति के साथ बलात्कार। लेकिन अट्रैक्ट तो कृषि गई भारत माता ग्रामवासिनी वो की कहानी की बात है, वो सत्य है। ट्रैक्टर से जिस धरती को 5000 वर्ष से, जिस धरती को हम जिस रूप से हल से उसको जोत रहे थे इतनी बड़ी, और कोई जहरीला खाद नहीं देते थे उसको करने के लिए, उसके लिए अब उसको कहते हैं समझिए पृथ्वी के साथ बलात्कार, इतना करके उसको प्राप्त। और ठीक है, बहुत अनाज का वर्धन हुआ, लेकिन वो कितने दिन तक अब चलेगा। हम अपने संतति के लिए हृदय में इतनी करुणा नहीं है कि सारा भोग हम कर लें और संतति, हमारी संतति है वो भूखी मरे या मर जाए। तो आज ऊपर में ओजोन की छतरियों में छेद, कभी कभी जहरीली वर्षा भी, और आप जानते हैं कि कितने तरह के उससे प्रकट हैं, कितने, तो उसका आप क्या उपाय। ठीक वाइस चांसलर साहब ने कहा, ये नहीं कि वाइस चांसलर साहब ने कहा तो इसीलिए वो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा, विज्ञान का सत्य है, वो दर्शन का सिद्धांत नहीं। इसीलिए तो सीधा है, या तो हम अपनी आवश्यकता को सीमित करें। स्वदेशी की बात की, वो तो एक ऐसा था कि देश को रोजगार, क्या स्वदेशी कहते हैं। आज माफ कीजिएगा, जो चीन का राष्ट्रपति कल जिसने दिया है जजमेंट कि हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार, ऐसा अब, और हम, हमारा गणेश जी भी चीन से आता है,
गया जब मैंने देखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी चीन से आया। ये कैसी, ये क्या चीज है? तो इस तरह से हम आपसे कहते हैं कि चीन भी साम्यवादी होकर आखिर वही पश्चिमी सभ्यता के रंग में आगे जा रहा है। वो भी शस्त्र प्रिय है और वो भी बाहुल्य प्रिय है। इसीलिए हमको सोचना होगा कि हम अपनी आवश्यकताओं की सीमा रेखा कैसे कर सकते। ये तो बिल्कुल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा बातें हम नहीं कह सकते हैं। एक छोटा सा स्तूप जो आज कहते हैं, नचिकेता बहुत छोटा था, यमराज के हो गया। यमराज उसके बालश्रवा के पुत्र बालश्रवस विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। विश्वजीत यज्ञ वह यज्ञ होता है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है और एक फटा हुआ चादर लेकर के बाहर चला। छोटा बच्चा, देखिए एक छोटा बच्चा नचिकेता प्रश्न करता है कि कस्मै मां दास्यसि, कस्मै मां दास्यसि, मुझे किसको दीजिएगा। वो घबरा जाते हैं, गुस्सा जाते हैं उनके पिता, क्योंकि गरीब ब्राह्मण हो और परग्रही, लेकिन अब तो वो ब्राह्मण है, ये तो केवल परिभाषा। नचिकेता को क्या क्या वहां मांगा, तो कहा कि मुझको किसको दीजिएगा पिताजी, आप तो सूखी गाय का दान कर रहे थे, बड़ा पाप होगा आपको। तो गुस्सा गए और कहा मृत्युवे त्वां ददामि, यानी 2 बार 3 बार कहा और कहा तुमको मृत्यु दे देते, वो चला गया। ये छोटा सा प्रकरण है उससे इस उपनिषद का। और वहां गए 3 दिन 3 रात आउट ऑफ स्टेशन के, तो वहां से लौट करके आए, कहा एक तो बालक, दूसरा अतिथि और तीसरा ब्राह्मण कुल का। ये कुल जात वाला आज वाला ब्राह्मण नहीं, वो जाति वो है वर्ण, अगर वो भी तो वर्ण का सिद्धांत हो सकता है, जो ऋग्वेद में भी है और जो गीता में भी। तो ऐसी स्थिति है, तो उसको यमराज ने कहा तीनों तरह से आए हो, इसीलिए अब 3 वरदान मांगो, नहीं तो हमारा अनिष्ट हो। तो कहा प्रथम वरदान मांगा उन्होंने, शांत संकल्प सुनना यथा, मेरे पिता मुझे यहाँ भेज करके यमराज के और बहुत दुखी होते हुए तो शांत। दूसरा वरदान मांगा स्वर्ग स्वरूप प्रदर्शन। स्वर्ग नहीं मांगा, स्वर्ग तो उसी समय तक जब तक पुण्य रहेगा स्वर्ग, हमें तो वहां से लीजिए, कल्पना की बात मानिए। तो स्वर्ग स्वरूप नॉलेज हो कि नॉलेज इज ऑल, तो स्वर्ग का ज्ञान। और तीसरा जो उनका था, तो यमराज ने एक और खुश होकर के दी गया कि जैसे कोई लेते हैं तो हवा देते हैं, कहा कि चलो स्वर्ग की अग्नि आज से नचिकेता के नाम से। ऐसी स्थिति में तब कहा अंतिम वरदान मांगो। भौतिक बाल और अध्यात्म का यहीं पर संघर्ष होता है, और वो कहते हैं कि अंतिम वरदान मांगो। तो क्या मांगा? मृत्यु का रहस्य बता। विज्ञान भी अभी तक मृत्यु का रहस्य नहीं बता पाया, और इसीलिए अब लोग यदि हम ये मृत्यु का रहस्य बता देंगे तो मृत्यु के देवता यमराज कैसे रहेंगे? कहा कि मान लो, और बहुत प्रलोभन दिया। जैसे विश्व की संस्कृति सभ्यता आज हमें अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए हर क्षण प्रेरित है, उसी तरह से वहां पर जब कहा कि मानो, तो कहा कि हम तो जो मांगे हैं वही बस तुम्हें बरसती,
देव तब कहा कि देखो हम सब चिंतित हैं कि तुम्हारे बेटे पोते 100 वर्ष वाले और बहुल पशु हस्ती हिरण्या और ये सारी संपत्ति हाथ घोड़े सोने चांदी दे और स्वयं तो जीव शर्दो यावती इच्छा और जब तक उनको जीने की इच्छा हो पिता ने कहा ठीक बात लेकिन इसको कुछ और बोलो। तो यमराज ने जो वो दिया वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी उपनिषद को पढ़ के जर्मन का वो महान विद्वान शोपेनहावर ने कहा the teachings of the Upanishads are so elevating that it has been the solace of my life and it will be solace of my death. तो ये चीज जब उनको कहा तो अंतिम यमराज ने कहा कि ये कामातुल्लभा मर्त्य लोके जो इस मृत्यु लोक में दुर्लभ है सब ये सब तुम एक बात मांगो और इमे रामा सर्था सबूतिया न हलवेली ये उर्वशी मेनका ये सब इसी लेकिन यमराज स्थिर रहा और यमराज ने 2 शब्द आपके सामने उसके लिए दृष्टा में कहानी का समय में लेकिन वो था और सारा कि प्रेम और श्रेय में अंतर है। श्रेय कहते हैं जो स्थायी जिसको हैप्पीनेस एंड नाम कह सकते हैं और प्रेम जो कहते हैं आप अंग्रेजी में प्लेजर कह सकते हैं जो भौतिक आनंद है वो है प्रेम और श्रेय ये दोनों में अंतर है। प्रेम से आनंद नहीं मिल सकता इतना हो इतना हो भगवान उनको कौन सी कमी सुख 2 धन का लड़का राजपुत्र था और समझिए कि उनकी यशोधरा जैसी रूपवती गुणवती नारी की पत्नी गुलाब के फूल जैसा भाव था तो भी क्यों रात में बिना यशोधरा को कहे चले गए और प्रण किया कि जब तक हम इसका सत्य प्राप्त नहीं कर लेंगे हम लौटेंगे नहीं। तो हमारा ख्याल है कि हमको बस पाश्चात्य सदा जो संस्कृति और सभ्यता उसको 4 दिनों की चांदनी गाली के शब्द